डीएनए मित्रों, एक पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये कहावत यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर 100% फिट बैठ रही है। खुद को दुनिया का बॉस समझने वाले ट्रंप को चीन में पिछले 26 घंटे से लगातार बार बार नीचा दिखाया जा रहा है। ट्रंप जिस तरीके का सलूक अब तक दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ करते आए हैं, पिछले 26 घंटे से वैसा ही सलूक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने मेहमान ट्रंप के साथ कर रहे हैं। आज आपको हमारा वीडियो विश्लेषण देखकर पता चलेगा कैसे जिनपिंग ने ट्रंप को सिर्फ 26 घंटे में दुनिया भर के सामने छोटा कर दिया। आज आपको ट्रंप और जिनपिंग के बीच बैटल ऑफ हैंडशेक और बैटल ऑफ टॉक की पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी। बीजिंग में ट्रंप ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की, लेकिन शी जिनपिंग ने सबके सामने ट्रंप को धमका दिया। मित्रों, आज आपको समझना चाहिए आखिरकार ट्रंप की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से उनको चीन के सामने झुकना पड़ा, अपना अपमान सहना पड़ा। आज आपको जानना चाहिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप वार्ता के दौरान कहां कहां सरेंडर करते दिखाई दिए और कैसे बीजिंग में अमेरिका के अंदर चीन का डिजिटल खौफ दिख रहा है। मित्रों, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच समझौते के लिए बातचीत होती है तो इससे सारी दुनिया प्रभावित होती है। आज आपको यह भी जानना चाहिए ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात का दुनिया के बाजारों पर क्या असर दिखा और अमेरिका चीन के बीच होने वाले समझौतों का दुनिया और हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए आज बीजिंग ने ट्रंप को कहां कहां शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। से पहले ही अमेरिका को यह संदेश दिया, संकेत दिया कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। ट्रंप के अपमान की शुरुआत बीजिंग एयरपोर्ट के विमान के एयरफोर्स 1 की लैंडिंग के साथ ही हो गई। मित्रों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर आया विमान एयरफोर्स 1 बीजिंग में उतरा। इस दौरान चीन का एक सैनिक एयरपोर्ट पर रोबोट की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जबकि एयरफोर्स 1 उसके कुछ ही मिनट दूर से मुड़ रहा था, कुछ ही मीटर की दूरी से। यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। मित्रों, जब एयरफोर्स 1 जैसा बड़ा विमान किसी व्यक्ति के इतने करीब मौजूद होता है तो विमान के तेज शोर और हवा के दबाव के सामने स्थिर रहना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद चीन के इस सैनिक ने अपना संतुलन और मुद्रा बिल्कुल नहीं बदली। ये एक मैसेज था, वो संदेश दे रहा था, आपको विमान जहां पार्क करना है कर लीजिए, मैं अपनी तय जगह से नहीं हटूंगा। कई लोगों ने इसे अविश्वसनीय बताया, कुछ लोगों ने इसे खतरनाक भी कहा, लेकिन बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक इस वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है। चीन ने इस वीडियो को पूरी दुनिया के सामने जारी करके यह संदेश भी दिया, वो अपने स्टैंड पर अडिग है। मित्रों, 9 साल बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा बहुप्रतीक्षित था, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप का स्वागत खुद शी जिनपिंग ने नहीं बल्कि चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग ने किया। यह प्रोटोकॉल दुनिया को बताने के लिए काफी था, जिनपिंग ट्रंप को बहुत तवज्जो देने के मूड में नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव वाले पल कोई नई बात नहीं है। कूटनीतिक मोर्चे पर अक्सर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दोनों देश आमने सामने खड़े नजर आते हैं, लेकिन आज जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में सामने आए तो उनके बीच एक हैंडशेक बैटल हुई। ध्यान से देखिएगा, इस हैंडशेक बैटल की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। यह हैंडशेक इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें दोनों नेताओं के बीच शक्ति संतुलन और बॉडी लैंग्वेज की एक अनौपचारिक जंग देखने को मिली। ट्रंप की आदत है किसी नेता से हाथ मिलाते वक्त वो उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इसे ट्रंप का सिग्नेचर हैंड पुल मूव कहा जाता है। ट्रंप ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वो दूसरे नेताओं पर अपना दबदबा दिखा सके, लेकिन शी जिनपिंग ने इसे मजबूती से काउंटर किया। शुरुआत में ट्रंप ने जिनपिंग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग स्थिर रहे, मुस्कुराए और ट्रंप को अपनी तरफ खींच लिया। 15 सेकंड के इस हैंडशेक में ट्रंप और जिनपिंग के बीच होड़ चलती दिखाई दी। ट्रंप ने हाथ मिलाते वक्त शी जिनपिंग का हाथ ऊपर रहा और ट्रंप का हाथ नीचे रहा। ट्रंप ने अपने दूसरे हाथ से जिनपिंग के हाथ को थपथपाया, लेकिन फिर हटा लिया, जबकि जिनपिंग ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल भी नहीं किया। फिलहाल पूरी दुनिया में यह वीडियो वायरल है और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट इस हैंडशेक बैटल में शी जिनपिंग को विजेता बता रहे हैं। मित्रों, ट्रंप बीजिंग में सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से हारे हुए ही नहीं लग रहे हैं,
बल्कि उन्हें डिजिटल लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ रहा है। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के लिए कड़े डिजिटल लॉकडाउन के नियम लागू किए गए। सीधे और सरल शब्दों में समझिए तो शी जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पूरी टीम के फोन रखवा लिए। ट्रंप के साथ अमेरिका की सबसे धनी कंपनियों के सीईओ भी बीजिंग में आए हैं। ट्रंप के मंत्रियों की टीम भी पहुंची है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उनको बताया गया कि किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करना है और किस डिवाइस को भूल कर भी ऑन नहीं करना है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। बीजिंग पहुंचे अमेरिकी अधिकारियों और प्रतिनिधिमंडल को अपने नियमित स्मार्टफोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से बचने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी अधिकारियों से कहा गया वो किसी भी लोकल यूएसबी पोर्ट, होटल चार्जर या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना करें। यह कदम चीन द्वारा की जाने वाली जासूसी की कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि चीनी नेटवर्क या उपकरणों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी और तकनीकी डेटा चोरी किया जा सकता है। इसलिए अधिकारी केवल उन उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं जो विशेष रूप से सुरक्षित हैं और जिनको ट्रैक नहीं किया जा सकता। मित्रों, अमेरिका का यह डर बिना वजह नहीं है। चीन डेटा चोरी करने का इतना बड़ा एक्सपर्ट है कि अमेरिका के अंदर बड़े बड़े साइबर अटैक कर चुका है। अमेरिका को लगता है चीन चुपचाप डेटा इकट्ठा कर रहा है, अमेरिका के सरकारी सिस्टम में घुस रहा है, अमेरिकी कंपनियों की दुर्लभ तकनीक हासिल कर रहा है और भविष्य के संघर्ष के लिए डिजिटल तैयारी कर रहा है। इसके लिए चीन ने अमेरिका के खिलाफ कई साइबर ऑपरेशन भी चलाए हैं। सॉल्ट टाइफून भी चीन का ऐसा ही खतरनाक साइबर ऑपरेशन था जिसने दुनिया के 80 से ज्यादा देशों के साथ साथ अमेरिका के 200 प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस दौरान चीन ने वेरिजॉन और AT&T जैसी बड़ी अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियों तक सेंध लगा दी। इसके जरिए अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों की कॉल, मैसेज, लोकेशन और इंटरनेट डेटा तक पहुंच बनाई गई, यानी उनकी पूरी जानकारी हासिल कर ली गई। इस साइबर अटैक को अमेरिका कई सालों तक नहीं पकड़ पाया। इसके पीछे चीन की खुफिया एजेंसी MSS थी। चीन सिर्फ जानकारियां नहीं चुरा रहा, बल्कि अमेरिका से भविष्य के डिजिटल युद्ध की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए चीन ने अमेरिका के खिलाफ वोल्ट टाइफून ऑपरेशन लॉन्च किया। अमेरिकी साइबर एजेंसियों के मुताबिक 2021 से 2023 के दौरान अमेरिका के ऊर्जा सिस्टम और पानी सप्लाई नेटवर्क पर साइबर अटैक किए गए। इसके अलावा टेलीकॉम, इंटरनेट सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चीन की खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया। अमेरिका का आरोप है कि चीन के वोल्ट टाइफून ऑपरेशन ने गुआम के टेलीकॉम सिस्टम में घुसपैठ की। गुआम प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना का बड़ा रणनीतिक सैन्य अड्डा है। यहां का कम्युनिकेशन प्रभावित करके सैन्य संचालन और विमानों का संपर्क तोड़ा जा सकता है। अगर वोल्ट टाइफून किसी अमेरिकी शहर के बिजली घर या कंट्रोल रूम में पहले से पहुंच जाए तो युद्ध जैसी स्थिति में सब कुछ बंद किया जा सकता है, यानी अमेरिका में अफरा तफरी मचाई जा सकती है। मित्रों, अमेरिकी एजेंसियों को यही डर सता रहा है जो चीन अमेरिका में घुसकर इतने सुरक्षित प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक करता रहा है, वो चीन के अंदर अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं के डेटा को हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकता है। इसलिए अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं के लिए बीजिंग पहुंचते ही डिजिटल लॉकडाउन लागू हो गया। मित्रों, ट्रंप ने चीन के सामने सबसे बड़ा सरेंडर तो ताइवान के मामले पर किया। चीन के खिलाफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन काफी आक्रामक थे। ट्रंप भी अपने पहले कार्यकाल में ताइवान का अभूतपूर्व समर्थन करते रहे हैं, लेकिन बीजिंग आकर ट्रंप बिल्कुल ही बदल गए। ताइवान पर ट्रंप के इस रुख को चीन के सामने एक और सरेंडर माना जा रहा है। अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ने ताइवान पर बहुत मेहरबानी की थी। चीन के विरोध के बावजूद उनके आदेश से ताइवान को $18 बिलियन से ज्यादा के हथियारों की बिक्री की गई। ताइवान की वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए F-16 फाइटर जेट्स लैस किया गया। लेकिन 2026 में बीजिंग पहुंचने से पहले ट्रंप ने ताइवान के साथ $14 बिलियन की हथियार बिक्री होल्ड पर डाल दी। 2016 में जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्होंने ताइवान की तत्कालीन राष्ट्रपति साई इंग वेन से फोन पर सीधी बात की। यह घटना इसलिए बड़ी मानी गई क्योंकि 1979 के बाद पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के नेता से सार्वजनिक रूप से सीधी बात की थी। चीन को तब बहुत गुस्सा आया था, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं क्योंकि चीन नहीं चाहता अमेरिका ताइवान को हथियार बेचे, इसलिए वो शी जिनपिंग से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने चीन के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ी और ताइवान को चीनी आक्रामकता के खिलाफ मजबूत बैकअप दिया।
ट्रंप की टीम को सबसे आक्रामक ताइवान समर्थक कहा गया, लेकिन इस बार चीन से वार्ता के दौरान ताइवान का मुद्दा पीछे दिख रहा है, जबकि ट्रेड और ईरान जैसे मुद्दे ऊपर हैं। आज भी बीजिंग में ट्रंप से सवाल पूछा गया, क्या वो जिनपिंग से ताइवान के मुद्दे पर भी बात करेंगे? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत शानदार जगह है। क्या आपने ताइवान के बारे में बात की? चीन बेहद खूबसूरत है। क्या आपने ताइवान के बारे में बात की, मिस्टर प्रेसिडेंट? तो सुना आपने, पहली बार जब रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा क्या आपने ताइवान के मुद्दे पर बात की, तो ट्रंप को जैसे ताइवान शब्द सुनाई ही नहीं पड़ा। उन्होंने कहा चीन बहुत खूबसूरत देश है। दोबारा रिपोर्टर ने फिर से ताइवान पर सवाल किया। इस बार तो ट्रंप ने ताइवान पर सवाल को ही अनसुना कर दिया। इसके बाद वो जिनपिंग के साथ पीछे मुड़कर यहां से चले गए। यानी ट्रंप बीजिंग में ताइवान का नाम तक लेने को तैयार नहीं है। आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। यह रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से जिस बातचीत के बारे में पूछ रहा था, उसी बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने ट्रंप से साफ साफ कह दिया था, ताइवान अमेरिका चीन रिश्तों का सबसे अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को गलत तरीके से संभालने पर हालात खतरनाक हो सकते हैं। मित्रों, यही वजह है अब ट्रंप को ताइवान का सवाल सुनाई नहीं दे रहा है। वो ताइवान पर सवाल को सुनकर अनसुना कर दे रहे हैं, ताकि जिनपिंग अमेरिका से नाराज ना हो जाए। टीएनए मित्रों, आज आप हैरान हो जाएंगे और आप हैरान हो रहे होंगे। खुद को सुपर पावर बताने वाले ट्रंप, एक दौर में ताइवान के मुद्दे पर चीन के सामने गरजने वाले ट्रंप, चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाने वाले और चीन को दुश्मन नंबर 1 बताने वाले ट्रंप, बीजिंग में इतने मजबूर क्यों नजर आ रहे हैं? जिनपिंग की किसी भी बात को काटने का साहस ट्रंप से क्यों नहीं हो पा रहा है? ये वही ट्रंप हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में डांट लगा चुके हैं, जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को बेइज्जत कर चुके हैं, जो आए दिन वेनेजुएला को 51वां राज्य बनाने और क्यूबा पर कब्जा करने की बात कहते हैं, नेटो सहयोगियों को जब चाहे तब शर्मिंदा कर देते हैं। यूरोप के कई बड़े नेता और राष्ट्राध्यक्ष को वो अपमानित कर चुके हैं, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन चीन को नाराज करने वाली कोई बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आज आपको इसकी वजह भी जाननी चाहिए। मित्रों, ट्रंप ऐसे समय में बीजिंग पहुंचे हैं जब अमेरिका पर एक साथ कई दबाव हैं। ईरान युद्ध, महंगाई, गिरती लोकप्रियता और आर्थिक तनाव से अमेरिका और ट्रंप दोनों परेशान हैं। ईरान के साथ संघर्ष और हॉर्मूज संकट के बाद वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है। इससे जनता बहुत नाराज है। सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में अमेरिकियों ने महंगाई और ईंधन संकट के लिए ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार माना, जिससे उनकी अप्रूवल रेटिंग 36% तक गिर गई। अब अमेरिका को उम्मीद है कि शी जिनपिंग ईरान पर दबाव डालकर तनाव कम कराने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि चीन ईरान के तेल का बड़ा खरीदार है। ट्रंप अब ईरान वॉर का खर्च वहन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक युद्ध का खर्च $1 ट्रिलियन तक जा सकता है। इसके अलावा चीन रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिकी रक्षा उद्योग जैसे मिसाइल, रडार और F-35 जेट इन संसाधनों पर निर्भर है। अमेरिका इनकी कमी से मिसाइल्स का तेज निर्माण नहीं कर पा रहा है। चीन ने कई महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ खुद मान चुके हैं कि अमेरिका में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन की क्षमता लगभग 0 है। उसे इनके लिए चीन की ही जरूरत है। इसके अलावा अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज $39 ट्रिलियन पार कर चुका है और बजट घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन को चीन के साथ व्यापारिक समझौते और निवेश की जरूरत महसूस हो रही थी। डॉलर अभी भी दुनिया की प्रमुख मुद्रा है, लेकिन चीन धीरे धीरे युआन आधारित व्यापार और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा है, जिससे डॉलर दबाव में आ रहा है। ट्रंप इसका हल भी निकालना चाहते हैं। यही वजह है कि आज ट्रंप अपने मंत्रियों और कारोबारियों को लेकर जिनपिंग के दरबार में पहुंच गए और बार बार नीचा दिखाने के और देखने के बावजूद अच्छी डील के लिए सब कुछ सहते रहे। मित्रों, अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन इस वक्त पहली बार चीन बड़ा और अमेरिका छोटा नजर आ रहा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका की इज्जत चीन की मिट्टी में मिला दी। उन्होंने अपना कद खुद ही छोटा कर लिया। इसके बावजूद अमेरिका और चीन में समझौते की उम्मीद दुनिया के बाजारों के लिए सुकून भरी खबर है। आज अमेरिका और चीन दोनों के बाजारों में तेजी आई।
जिससे निवेशकों ने अरबों डॉलर कमाए। भारत में सेंसेक्स आज 790 पॉइंट बढ़ा, यानी चीन और अमेरिका की डील की संभावनाएं भारत के बाजार के लिए भी सकारात्मक खबर है और अब तक दोनों देशों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है। आज ट्रंप और जिनपिंग ने हॉर्मुज को खुला रखने पर सहमति जाहिर की। जिनपिंग ने हॉर्मुज पर टोल लगाने की कोशिश का भी विरोध किया। अमेरिका और चीन इस बात पर भी सहमत हुए, ईरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं हासिल कर सकता। जिनपिंग ने अमेरिकी तेल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई ताकि मिडिल ईस्ट पर निर्भरता कम हो। इससे दुनिया में तेल सप्लाई सुधरने की उम्मीद बढ़ी है, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। हालांकि ट्रेड पर दोनों देशों के बीच अभी कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ है। अमेरिका और चीन की बैठक कल भी चलेगी। निवेशकों को उम्मीद है कि इस वार्ता से अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध में कुछ नरमी आ सकती है। इसके अलावा बोइंग, एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों को चीन के साथ बड़े व्यापारिक सौदों से फायदा मिलने की उम्मीद है। बाजार को लग रहा है कि दोनों देश पूर्ण टकराव के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव कम होता है तो महंगाई घट सकती है। इसके अलावा भारत जैसे उभरते देशों की मुद्राओं को राहत मिल सकती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है फिलहाल बाजार अमेरिका और चीन के बीच बहुत बड़ी दोस्ती की उम्मीद नहीं कर रहा। हाँ, इस बात की राहत जरूर महसूस की जा रही है कि स्थिति और खराब नहीं होगी। ये ना मित्रों, जिस वक्त चीन और अमेरिका हाथ मिला रहे हैं, ठीक उसी वक्त दुनिया में तेल संकट के बीच भारत को एक पुराने मित्र ने भरोसा दिया है। ये मित्र देश रूस है। वैसे तो रूस और भारत की मित्रता दशकों पुरानी है, लेकिन दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस ने इस मित्रता को वादे के एक और धागे से बांध दिया है। ब्रिक्स मीटिंग में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, मैं ये गारंटी देता हूं कि भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस की तेल की सप्लाई बाधित नहीं होगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अन्यायपूर्ण नीतियों की वजह से भारत और रूस की सहमति को नुकसान न पहुंचे। मित्रों, गारंटी जैसा शब्द इस्तेमाल करके रूस के विदेश मंत्री ने भारत के लिए प्रतिबद्धता पर मुहर लगा दी है। ये पूरी दुनिया को पता है कि हॉर्मुज के संकट की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में रूस से आई ये गारंटी भारत के लिए मायने रखती है। रूस ने सिर्फ तेल सप्लाई की गारंटी नहीं दी है, बल्कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत और रूस की मित्रता को बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ परिभाषित भी किया। हिंदी रूसी बाय बाय। हिंदी रूसी भाई भाई, ये कोई जुमला नहीं है। ये दोनों देशों की सांस्कृतिक साझेदारी का प्रमाण है। सालों से भारतीय सिनेमा को रूस में पसंद किया जाता रहा है। ये रिश्ता राज कपूर से शुरू हुआ था और आज तक जारी है। हिंदी रूसी भाई भाई, ऐसे शब्द जब कूटनीति के मंच से बोले जाते हैं तो इनका एक ही मतलब होता है। आमने सामने बैठे दो राष्ट्रों के बीच संबंध फौलाद जैसे मजबूत हो चुके हैं। अगर वर्तमान संकट यानी हॉर्मुज की घेराबंदी की बात करें तो रूस ने लगातार भारत का साथ दिया है। मार्च के महीने में रूस ने भारत को हर रोज तकरीबन 36 करोड़ लीटर तेल का निर्यात किया। अप्रैल के महीने में यह आंकड़ा घटकर 25 करोड़ लीटर तेल पर आ गया था, लेकिन इस गिरावट की वजह कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं था। दरअसल रूस में दो बड़े तेल संयंत्रों में खराबी के चलते उत्पादन कम हुआ था। इसी वजह से भारत को दिए जाने वाले तेल की मात्रा भी कम हो गई थी। मई के महीने में रूस ने दोबारा मार्च जितना तेल देना शुरू कर दिया है। मई में रूस अभी तक 36.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन के औसत से भारत को तेल का निर्यात कर रहा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मई के पहले 2 हफ्तों में भारत की कुल तेल खपत का 50% हिस्सा रूस से आया है। इसी प्रतिबद्धता को रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिल्ली में दोहराया है। रूस से तेल लेने में सिर्फ एक बाधा है, ये बाधा है रूसी तेल पर प्रतिबंध। फिलहाल अमेरिका ने 16 मई तक रूसी तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटा दिया है। इसीलिए भारतीय प्रतिनिधि लगातार ट्रंप सरकार के संपर्क में हैं ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिले और रूस से भारत ज्यादा तेल खरीद पाए। मित्रों, रूस से तेल खरीदने में भारत को फायदा भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस का तेल हॉर्मुज के रास्ते नहीं आता, यानी तेल की सप्लाई निरंतर बनी रहेगी। साथ ही साथ अरब देशों पर हमारी निर्भरता भी कम हो जाएगी। रूस फिलहाल प्रतिदिन लगभग 37 करोड़ लीटर तेल भेज रहा है। इस सप्लाई की वजह से अब तक भारत में तेल की कीमतों को स्थिर रखा जा सका है। इतना ही नहीं, तेल की निरंतर सप्लाई से अचानक महंगाई बढ़ने की आशंका थोड़ी सी कम हुई। मित्रों, उम्मीद है कि हमारे इस विश्लेषण के पहले भाग से आप भारत रूस की दोस्ती और तेल की जरूरत का महत्व समझ गए होंगे। अब हम आपको विश्लेषण के दूसरे भाग में लेकर चलेंगे।
सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने आज से 71 वर्ष पहले भारत के संदर्भ में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। वर्ष 1955 में जब ख्रुश्चेव भारत आए थे, तब उन्होंने कहा था, जब जब भारत को हमारी जरूरत पड़ेगी तो उसे सिर्फ एक आवाज लगानी होगी। अगले ही पल भारत रूस को अपने करीब खड़ा पाएगा। भारत और रूस की दोस्ती की यही प्रतिबद्धता आज भी विराट हिमालय की तरह डटी हुई है। दिल्ली में ब्रिक्स मीटिंग के दौरान भारत और रूस ने दोस्ती के नए मार्ग पर बढ़ने का फैसला किया है। परस्पर सहयोग के इस नए अध्याय को नाम दिया गया है स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी सहमति व्यापार के मुद्दे पर बनी है। भारत और रूस के प्लान के मुताबिक अगले 4 साल में दोनों देशों के बीच व्यापार का दायरा 9,57,300 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत और रूस ने इस व्यापार में रुपए और रूबल को प्राथमिकता दी है, यानी दोनों देश अमेरिकी डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम करना चाहते हैं। रूस ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने में भी दिलचस्पी दिखाई है। इस समझौते से रूस में भारत के उत्पादकों को बड़ा बाजार मिलेगा। रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी का सुखोई 57 फाइटर जेट देने का भी प्रस्ताव रखा है। रूस ने कह दिया है कि इस जेट के कुछ उपकरण भारत में ही बनेंगे, यानी इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मित्रों, भारत और रूस की दोस्ती, ये तस्वीर देखकर जिगर मुरादाबादी साहब का एक कलाम याद आ जाता है। ये शेर है, सच्चे दोस्त तो बस रब का सिला रखते हैं, हम दोस्ती में बस दिल मिलाकर रखते हैं। दिल से दोस्ती, यही भारत और रूस के रिश्तों की बुनियाद है। रूस ने दशकों तक भारत का साथ दिया, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब रूस मुश्किल में था और भारत ने फौरन मदद का हाथ बढ़ाया था। वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और आज का रूस बना। विघटन के बाद रूस में आर्थिक और खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया। इस संकट काल में भारत ने रूस को 153 करोड़ रुपए की मदद की थी। जरा सोचिए, आज से 35 साल पहले 150 करोड़ की वैल्यू कितनी ज्यादा थी। भारत से गई मदद रूस के लिए वाकई बड़ी राहत थी। पैसे के साथ साथ भारत ने रूस को खाद्यान्न भी भेजा था। भूख और आर्थिक तंगी से जूझते रूस को मिली भारतीय मदद आज भी रूस के दिल में बसती है। दोस्ती के ऐसे ही अध्यायों की वजह से आज रूसी विदेश मंत्री के जुबान से हिंदी, रूसी, भाई भाई जैसे शब्द निकले हैं। दिल के धागों से बंधी इस दोस्ती की वजह से ही आज रूस कह रहा है, भारत की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखने की हम गारंटी देते हैं। डीएनए मित्रों, भारत के लिए एक तरफ रूस की गारंटी है और दूसरी ओर तेल के कुएं वाले देश यूएई का साथ है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह ही यूएई जा रहे हैं। कल से पीएम मोदी की 5 देशों की यात्रा शुरू हो रही है, जिसका पहला पड़ाव यूएई होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी यूएई की अपनी 8वीं यात्रा में 3 से 4 घंटे ही रहेंगे, लेकिन इस छोटी सी यात्रा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों के अलावा ऊर्जा सहयोग पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। मित्रों, प्रधानमंत्री का यह दौरा उस समय हो रहा है जब दुनिया युद्ध के दौर से गुजर रही है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट सबसे ज्यादा उथल पुथल का सामना कर रहा है। हॉर्मुज की नाकेबंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर देशों में तेल और गैस की सप्लाई ठप है। ऐसे माहौल में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत बड़ी जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे में तेल और गैस को लेकर 2 महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है। इनमें से एक समझौता एलपीजी की सप्लाई को लेकर है, जबकि दूसरा समझौता स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि प्रस्तावित समझौतों का मकसद भारत के लिए लंबे समय में तेल और गैस की सप्लाई को सुनिश्चित करना है। इन समझौतों के बाद यूएई भारत के सबसे भरोसेमंद ऊर्जा साझेदारों में से एक बन जाएगा। मित्रों, इन समझौतों के महत्व के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएई तेल और गैस के मामले में भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एलपीजी के मामले में यूएई पहले से ही भारत का सबसे बड़ा सप्लायर है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का 40% हिस्सा यूएई से खरीदता है। कच्चे तेल के मामले में भी यूएई भारत के प्रमुख सप्लायर में से एक है। रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत सबसे ज्यादा तेल यूएई से ही खरीदता है। भारत के कुल आयात का लगभग 11% कच्चा तेल यूएई से ही आयात होता है। एलएनजी के मामले में भी यूएई भारत का एक भरोसेमंद सप्लायर है। कतर के बाद भारत सबसे ज्यादा एलएनजी यूएई से ही खरीदता है। भारत के कुल एलएनजी आयात में यूएई का हिस्सा लगभग 15% है। वहीं यूएई के लिए भारत तेल और गैस के सबसे बड़े बाजार में से एक है।
यूएई के कुल एलएनजी निर्यात का लगभग 50% अकेले भारत खरीदता है। यूएई अपने कुल एलपीजी निर्यात का 55% अकेले भारत को भेजता है। जबकि कच्चे तेल की बात करें तो यूएई के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है। यूएई अपने निर्यात का लगभग 10% हिस्सा भारत को बेचता है। यानी दोनों देशों के बीच ये दोस्ती फायदेमंद है। यूएई को जहां भारत जैसा एक बड़ा बाजार मिला है, वहीं भारत के लिए यूएई एक भरोसेमंद सप्लायर है। डीएनए मित्रों, गांधी जी ने कहा था, दो देशों के बीच सच्ची दोस्ती तब होती है जब दोनों एक दूसरे के हितों का सम्मान करें और इसकी बुनियाद आपसी विश्वास हो। भारत और यूएई की दोस्ती इस पैमाने पर खरी उतरती है। दोनों की मित्रता केवल व्यापारिक लेन देन पर आधारित नहीं है, बल्कि इस दोस्ती में विश्वास है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है और एक दूसरे की भावनाओं की समझ है। 10 दिन पहले जब यूएई के फुजैरा में ईरान ने ड्रोन हमला किया तो भारत ने इसकी कड़ी निंदा की। पीएम ने साफ किया कि आम नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना स्वीकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत यूएई के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। यानी दोस्ती में अगर मगर की बात करने के बदले भारत ने अपना रुख साफ किया। हमने ईरान की परवाह नहीं की और ना ही ईरान को नजरअंदाज किया। भारत ने सिर्फ गलत को गलत कहा। दिलों के बीच इसी दोस्ती का नतीजा है कि जनवरी में जब यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे तो उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। दोनों नेता एक कार में बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। मित्रों, भारत और यूएई के बीच पाकिस्तान को लेकर भी मिलती जुलती सोच है। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपना रखा है, उसी तरह यूएई ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में यूएई ने न केवल पाकिस्तान से अपना कर्ज अचानक वापस मांग लिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी प्रवासियों को भी डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सोचिए, एक तरफ यूएई भारत के लगभग 40 लाख प्रवासियों का सम्मान करता है, भारतीयों को अपने परिवार का हिस्सा बताता है, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तानी कामगारों के लिए वीजा जारी करना बंद कर दिया है। जनवरी में यूएई के राष्ट्रपति के भारत दौरे में दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप से भी पाकिस्तान तक संदेश पहुंचा है। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में एलपीजी पर समझौते से सप्लाई सुनिश्चित होगी। माना जा रहा है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार चढ़ाव से राहत मिलेगी। इससे देश में एलपीजी की कीमत में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। डीएनए मित्रों, यह समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में यूएई तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से बाहर हो गया। इसके बाद भारत और यूएई बिना किसी बाहरी दबाव के द्विपक्षीय व्यापार कर सकेंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का समझौता भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत यूएई भारत के अंडरग्राउंड स्टोरेज में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए कच्चे तेल का स्टॉक बढ़ाएगा। 2018 में पहली बार भारत और यूएई के बीच इस पर सहमति बनी थी। इसके बाद यूएई की अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी को बेंगलुरु में 50 लाख बैरल कच्चे तेल का भंडार करने की अनुमति दी गई थी। पहली बार भारत ने किसी देश के साथ इस तरीके का समझौता किया था। अब इस समझौते को और आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी संकट के समय भारत अपनी जरूरतों के लिए इस तेल का इस्तेमाल कर पाएगा। मित्रों, मिडिल ईस्ट के देश भी ये समझते हैं कि भारत एक भरोसेमंद देश है। हमारी दोस्ती यूएई से भी है और ईरान से भी है, और ये दोस्ती किस तरह हमारे काम आ रही है ये समझिए। दुनिया के लिए बंद हॉर्मुज से आज भारत के 2 और जहाज निकल आए। इन दोनों जहाजों पर एलपीजी गैस है। हॉर्मुज से निकली इस गैस का सीधा कनेक्शन दिल्ली की ब्रिक्स समिट से है। गैस की ये खेप उस वक्त आई जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ब्रिक्स की बैठक में दिल्ली पहुंचे हैं। अराक्ची के आने के साथ जहाजों को निकलने की इजाजत देना सीधे तौर पर ईरान का गुडविल जेस्चर है। यानी ईरान ने यह संकेत दिए कि वो हॉर्मुज से निकलते तेल के मुद्दे पर अपना रुख नर्म करने के लिए तैयार है। मित्रों, खास बात यह कि ब्रिक्स के मंच पर ईरान ने अपना स्टैंड भी कुछ हद तक बदला है। मीटिंग से पहले तक ईरान लगातार भारत से इजराइल और अमेरिका की निंदा करने की उम्मीद करता रहा था। ईरान का मत था कि ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास है, इसी नाते भारत को अमेरिका और इजराइल की आलोचना करनी चाहिए। ब्रिक्स मीटिंग में अराक्ची ने इस मुद्दे को रत्ती भर नहीं छुआ। ईरान ने सिर्फ इजरायली और अमेरिकी हमले को गलत करार दिया, भारत पर आलोचना के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। इस बदले रुख के साथ ईरान ने भारत के साथ ब्रिक्स की साइडलाइंस पर मीटिंग भी की। यानी ब्रिक्स की मीटिंग से अलग दोनों देशों ने द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में भारत ने अपना स्टैंड शीशे की तरह साफ कर दिया। वार्ता के दौरान भारत ने सबसे पहला मुद्दा हॉर्मुज का ही उठाया।
भारत ने ईरान को साफ कह दिया कि हॉर्मुज से स्वतंत्र आवाजाही बेहद जरूरी है। जवाब में ईरान ने कहा कि वो भारतीय जहाजों की आवाजाही की व्यवस्था करेगा। भारत ने ईरान से चाबार बंदरगाह पर पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए कहा। जवाब में ईरान ने कहा कि युद्ध के बावजूद वो बचे हुए काम को पूरा करने की तरफ कदम बढ़ाएगा। द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने ईरान के स्टैंड का भी समर्थन किया। भारत ने ईरान पर लगाए गए एक तरफा प्रतिबंधों की आलोचना की। ईरान ने भारत के इस समर्थन को स्वीकार किया है। ईरान के रुख में बदलाव और द्विपक्षीय वार्ता भारतीय कूटनीति के लिए कामयाबी है। इस कामयाबी के साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है, आखिर भारत को लेकर ईरान की नीति में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों हुआ? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है युद्ध के बाद मानवीय मदद की जरूरत। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भूमिका पर ईरान को शक है। ईरान मानता है कि मुनीर अमेरिका की शर्तों पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसी वजह से कथित मध्यस्थता में पाकिस्तान का रोल छोटा हो गया है। दूसरी वजह यानी मानवीय मदद भी ईरान के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया में भारत की एक पहचान फार्मा कैपिटल की भी है, यानी एक ऐसा देश जिसके पास दवाएं और सर्जिकल उपकरण बनाने की क्षमता है। युद्ध की वजह से ईरान में दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। युद्ध के पहले चरण में भारत ने ईरान को 45 टन दवाएं भेजी थी। इसके बाद भारत ने ईरानी दूतावास को दवाएं खरीदने की अनुमति दी थी। ईरान को पता है कि दवाओं की किल्लत का भारत ही समाधान कर सकता है। इसी वजह से ईरान ने भारत की ऊर्जा जरूरतों का ख्याल रखने का आश्वासन दिया है। मित्रों, ईरान के इस बदले बर्ताव को देखकर आचार्य चाणक्य का एक विचार याद आ जाता है। आचार्य चाणक्य मानते थे कि दो राष्ट्र सिर्फ तभी साथ आते हैं जब उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है। भारत को तेल की जरूरत है और ईरान को मानवीय मदद की। यही आवश्यकताएं ईरान को भारत के साथ सार्थक बातचीत की टेबल पर लेकर आई है। डीएनए मित्रों, एक तरफ भारत और ईरान के बीच हॉर्मुज पर सहमति बनती नजर आ रही है, दूसरी तरफ ब्रिक्स गुट में ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर मतभेद नहीं सुलझ पा रहे हैं। दरअसल ज्वाइंट स्टेटमेंट को लेकर ईरान और यूएई के बीच विवाद है। ईरान चाहता है कि साझा बयान में इजराइल और अमेरिका को हमलावर बताया जाए, दूसरी तरफ यूएई चाहता है कि ईरान को भी हमलावर कहा जाए। इन्हीं मतभेदों को लेकर भारत ने पहले भी गहरी चिंता जाहिर की थी। चेयरमैनशिप वाले देश की चिंता के बावजूद अब तक ईरान और यूएई एकमत नहीं हो पाए हैं। इसी वजह से ये आशंका जाहिर की जा रही है कि ब्रिक्स का साझा बयान जारी करने में सदस्य देशों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, सरकार का पहला दायित्व जनता के जीवन को आसान बनाना होता है, चाहे संसाधन विदेशों से जुटाने पड़े या व्यवस्था सुधारने के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े। जनहित सर्वोपरि होना चाहिए, यही होता भी दिख रहा है। देशवासियों को तेल की कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ईरान के साथ कूटनीतिक मोर्चे पर काम कर रही है, तो वहीं बंगाल सरकार व्यवस्था सुधारने के लिए बुलडोजर एक्शन तेज कर रही है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अतिक्रमण के खिलाफ जैसी तस्वीर अब तक उत्तर प्रदेश से आती थी, वैसा ही एक्शन अब बंगाल में भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता से लेकर उत्तर 24 परगना तक अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। कोर्ट में खड़े होकर वो कह रही हैं कि बंगाल बुलडोजर स्टेट नहीं है और यहां इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मित्रों, टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में बतौर वकील पेश हुई। विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित चुनावी हिंसा से जुड़ी एक जनहित याचिका के सिलसिले में वो काला गाउन और व्हाइट बैंड बांधकर पहनकर कोर्ट पहुंची। कोर्ट परिसर में कुछ वकीलों ने उनका विरोध भी किया। इसके बाद वो अदालत के अंदर गईं। मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की पीठ के सामने कोर्ट रूम में ममता बनर्जी ने क्या क्या कहा, पहले आपको वो बता देते हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि चुनाव नतीजों के बाद से ही बंगाल में व्यापक हिंसा और मारपीट का दौर जारी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल की जीत के बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें 10 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। इस राजनीतिक प्रतिशोध और गुंडागर्दी में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। डर के माहौल के कारण बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। उन्हें वापस लाने की व्यवस्था की जाए। इस हिंसा के दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और पुलिस पीड़ितों की सुरक्षा करने और एफआईआर दर्ज करने में नाकाम रही। उन्होंने हाईकोर्ट से गुहार लगाई वो राज्य सरकार और पुलिस को पीड़ितों की सुरक्षा, पुनर्वास और नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत सख्त निर्देश जारी करें। ममता बनर्जी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते समय
पुलिस किसी भी व्यक्ति की राजनीतिक संबद्धता नहीं देखेगी। कानून सबके लिए समान है। पीठ ने पुलिस प्रशासन को राज्य में तुरंत अमन चैन और कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बहाल करने के आदेश दिए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि जिन्हें डर के कारण पलायन करना पड़ा, उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस उनके स्थानों पर लौटाया जाए। मित्रों, सत्ता से बाहर होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार अदालत पहुंची थी। वैसे वो 4 फरवरी को पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुई थी, लेकिन तब ममता बनर्जी ने वकील का गाउन नहीं पहना था, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील नहीं थी। इस बार वो गाउन पहनकर कोर्ट में पेश हुई, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल से कुछ जानकारी मांगी है। पूछा है, क्या ममता बनर्जी बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील हैं? अगर हैं तो उनका एनरोलमेंट नंबर क्या है और एनरोलमेंट की तारीख क्या थी? साथ ही उनका वकालत लाइसेंस अभी वैध है या नहीं है? अब राज्य बार काउंसिल को इस पर जवाब देना है। इस सवाल जवाब के बीच बीजेपी ममता के कोर्ट में पेश होने पर कैसे तंज कस रही है, हम आपको वो सुनाते हैं। बाकी समय उनका कोर्ट में ही बीतेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है कोर्ट में ही उनको परेड करना पड़ेगा। मित्रों, आज जब ममता बनर्जी अदालत पहुंची तब भी उनका विरोध हुआ और जब वो बाहर निकल रही थी तब भी उनका विरोध जारी रहा। कुछ वकीलों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जबकि जवाब में जय बंगाल के नारे भी सुनाई पड़े। अब आपको सुनाते हैं अदालत के बाहर किस तरह नारेबाजी हुई। मित्रों, जब ममता बनर्जी अदालत में अपनी बात रख रही थी तब उन्होंने बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है जहां बिना कानूनी प्रक्रिया के दमनात्मक कार्रवाई की जाए। ममता बनर्जी ने कोर्ट से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मित्रों, ममता बनर्जी ने अदालत के अंदर यूं ही बुलडोजर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने इसका जिक्र इसलिए किया क्योंकि सत्ता परिवर्तन के बाद पहला बुलडोजर एक्शन टीएमसी के कार्यालय पर ही हुआ था। हालांकि उस समय तक शुभेंदु सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। 5 मई को कुछ बीजेपी समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे और कोलकाता के हॉग मार्केट इलाके में बने टीएमसी यूनियन ऑफिस को तोड़ दिया। दावा किया गया वो अवैध जमीन पर बना हुआ था। इसके बाद उत्तर 24 परगना जिले में भी एक अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। इसके बाद 13 मई को शुभेंदु सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी पहली बुलडोजर कार्रवाई की। कोलकाता में मस्जिद के बगल में बनी एक अवैध इमारत पर सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। 2 दिन पहले इसी इमारत में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जांच के दौरान पता चला यह इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने उसे ध्वस्त कर दिया। सीएम शुभेंदु अधिकारी पहले भी बुलडोजर कार्रवाई की बात कह चुके हैं और अब उसका असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। कोलकाता के टॉपसिया इलाके में बुलडोजर से एक मकान तोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार के आदेश पर कार्रवाई कर रहे बुलडोजर ड्राइवर को अब धमकियां दी जा रही हैं। कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज से बुलडोजर ड्राइवर ने धमकियों को लेकर क्या कहा, अब आपको वो सुनना चाहिए। मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूं। कंपनी ने मुझे भेजा है। मुझे कल तक नहीं पता था कि क्या काम है। इधर आकर मुझे पता चला कि क्या काम है। मैं डरा हुआ हूं। मुझे फोन पर धमकियां मिल रही हैं। नहीं पता कौन है। कह रहा था तुम घर तोड़ रहे हो, तुम्हारे नाम पर एफआईआर करूंगा, तेरी गाड़ी पर केस करूंगा। मेरा घर मुर्शिदाबाद में है। मैंने ऑफिस को बताया है धमकी के बारे में। करीब 10 लोगों ने कॉल कर धमकी दी है। नंबर जेसीबी पर लिखा है। सोचिए वो कौन लोग हैं जिन्हें अब भी कानून का डर नहीं है। सरकार के आदेश पर एक बुलडोजर ड्राइवर अपना काम कर रहा है, लेकिन कुछ बदमाश उसे डराकर धमकाकर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपराधिक मानसिकता वाले लोग शायद ये नहीं समझ रहे कि अगर किसी ने अवैध अतिक्रमण किया है और सरकार उसे हटाने के लिए तैयार है तो वो अतिक्रमण हटकर रहेगा, चाहे ये ड्राइवर बुलडोजर चलाए या फिर कोई दूसरा चलाए। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी किस तरह दोहरा रही है कि बंगाल में अवैध कब्जों को पूरी तरह साफ किया जाएगा। जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, कब्जा हुआ है, जिसका कारण लोगों को असुविधा हो रही है, जिसके कारण आगजनी आदि ऐसे घटनाएं हो रही है, ये सारा निष्कासन होगा। सारा का समाधान हमारी सरकार करेगी। सुना आपने, बंगाल की नई बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है और बुलडोजर मॉडल से अवैध कब्जों पर कार्रवाई करना चाहती है।
सरकार ने जिस तरह बुलडोजर एक्शन शुरू किया उसके बाद से बंगाल में बुलडोजर की मांग भी बढ़ गई है। अवैध निर्माण हटाने के लिए सरकार ने प्राइवेट मशीनों को किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी किए हैं। जेसीबी हायरिंग से जुड़े कई टेंडर पहले ही निकाले जा चुके हैं। कोलकाता और हावड़ा के कई प्राइवेट बुलडोजर मालिकों के पास लगातार फोन आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने एक प्राइवेट बुलडोजर ओनर से बात की। अब आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। कैसा लग रहा है बुलडोजर का जो दबदबा बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल में, कैसा लग रहा है? अभी जो है पहले थोड़ा बुलडोजर का कम डिमांड था, अभी थोड़ा धीरे धीरे बुलडोजर का डिमांड बढ़ रहा है। हर जगह से फ़ोन आ रहा है बुलडोजर लगेगा, बुलडोजर हायर में लेने के लिए बात कर रहे हैं। आपके पास कितना बुलडोजर है? मेरा पास फिलहाल अभी 6 है बुलडोजर है। ये आपका बुलडोजर? हाँ, हम लोग का ही है। पिछले 3-4 दिनों में उसका ऑर्डर मिला क्या? ऑर्डर अभी आ रहा है ज़्यादा, हर जगह में ऑर्डर आ रहा है, बुलडोजर लगेगा, बुलडोजर का काम है। तो ये जो ऑर्डर बढ़ रहा है कि 5 बुलडोजर में चलेगा आपको? नहीं, अभी सोच रहे हैं अगर ये ज़्यादा चलेगा तो और लेने के लिए नए बुलडोज़र के खरीदने का प्लानिंग है, तो इसीलिए तो बहुत सारी रुपया चाहिए कि इसीलिए क्या बैंक लोन का अप्लाई किया है? हाँ, बैंक लोन के थोड़ा बात किया है, अप्लाई नहीं किया है, बात कर रहा है। जो बैंक में हम लोग को लोन देने के लिए अप्लाई कर रहा है, बात कर रहा है। सुना आपने, पहले बुलडोजर का इस्तेमाल मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में होता था, लेकिन अब इसका उपयोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भी होने लगा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इस बुलडोजर मॉडल को प्रमुखता से लागू किया। दावा किया गया कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में इसका व्यापक असर देखने को मिला। इसके बाद यूपी के साथ साथ असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलने लगी। निर्माण और ध्वंस दोनों तरह के कामों में इस्तेमाल बढ़ने की वजह से देश में बुलडोजर का बाजार भी तेजी से बढ़ा है। भारतीय बुलडोजर बाजार का आकार साल 2024 में करीब 4,150 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत के बुलडोजर बाजार में 2023 से 2030 के बीच हर साल 5.5% की दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। पिछले 4-5 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण हटाने और एक्सप्रेसवे निर्माण से बुलडोजर का कारोबार 16 गुना तक बढ़ गया था, जिसने बिक्री के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों की तरह अब बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बुलडोजर की मांग भी बढ़ने लगी है। शुभेंदु सरकार को लगता है कि बुलडोजर कार्रवाई से न सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटेगा, बल्कि कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। हालांकि टीएमसी इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। बुलडोजर एक्शन को लेकर टीएमसी क्या कह रही है, हम आपको वो भी बताते हैं। ये बंगाल के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 5 साल में और 2 साल में 29 की सरकार आने वाली है। आप देख पाएंगे कि बंगाल के लोग क्या मैंडेट देते हैं, पूरे देश के लोग क्या मैंडेट देते हैं। प्रिय मित्रों, आपने अभी तक फिल्मों में हीरो या विलन को उड़ते हुए देखा होगा या फिर उड़न खटोले पर उड़ते हुए इंसान की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर कल से एक उड़ते हुए इंसान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिना किसी पैराशूट के, बिना किसी मशीन या एक्शन मास्टर की मदद से बरेली में एक आदमी 50 फीट तक हवा में उड़ गया। इस व्यक्ति का नाम नन्हे खान है और नन्हे खान बरेली के रहने वाले हैं। कल यूपी में तूफान आया था, आंधी आई थी, इसी आंधी में नन्हे खान भी उड़ गए। मित्रों, सवाल उठता है, क्या कोई इंसान तूफान में पतंग की तरह 50 फीट तक ऊंचा उड़ सकता है? ये घटना हुई कैसे और इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आपको ये भी जानना चाहिए। लेकिन सबसे पहले इस घटना का वीडियो विश्लेषण आपको देखना चाहिए। नन्हे मियां हैं जो आपको दिख रहा होगा, तेज हवा के साथ में उड़ते हुए 50 फीट ऊपर तक गए और उसके बाद नीचे आकर के वो एक खेत में गिरे। ये बड़ी हैरत करने वाली तस्वीरें। अब देखते हैं पहले इसका विश्लेषण। कल शाम यूपी के बरेली में अचानक काले बादल छाए और 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहने लगी और इसी हवा में 55 वर्षीय नन्हे खान टिन शेड के साथ उड़ गए। नन्हे मियां मजदूरी का काम करते, जिस वक्त आंधी आई वो एक बारात घर में काम कर रहे थे और जब तेज हवा चलनी शुरू हुई तो अपने साथियों के साथ टिन शेड को बांध रहे थे। 4 लोग रस्सी बांधने में लगे थे। नन्हे मियां टिन शेड का एंगल पकड़े खड़े थे। तभी अचानक ऐसी हवा चली कि टिन शेड और उसे पकड़े नन्हे मियां हवा में गोते खाने लगे। इतनी भारी आंधी तूफान आया था, वो साटी ले चली गई ऊपर के लिए। 50 फीट ऊंचाई से और 80 फीट दूरी से गिराया था। पहले टीन गिरी थी,
के बाद में मैं गिरा था। समझ में आई, मौका खत्म हो गया भैया, मेरे जैसे मैंने अब बचूंगा नहीं। नन्हे मियां दूर खेत में जाकर गिरे, जहां सतह नरम थी, हाथ पांव टूट गए, प्लास्टर कर दिया गया है। गनीमत रही कि नन्हे खान की जान बच गई। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नन्हे मियां उड़ती पतंग बने कैसे? करीब 500 किलो की टिन शेड पर लटके 70 किलो के नन्हे मियां को हवा कैसे अपने साथ उड़ा ले गई? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की भाषा में इसे समझने के लिए आपको एरोडायनेमिक्स और बर्नौलीज प्रिंसिपल को समझना होगा। लेकिन अगर सामान्य भाषा में इसे समझा जाए तो नन्हे मियां ने जिस टिन शेड को पकड़ा हुआ था उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। जब तेज हवा इस बड़ी सतह से टकराई तो टिन शेड के नीचे हवा का भयंकर प्रेशर पैदा हुआ। टिन शेड पैराशूट में बदल गया और नन्हे मियां टिन शेड के साथ पतंग बनकर उड़ गए। नन्हे मियां दावा कर रहे हैं कि उनकी उड़ान 50 फीट ऊंची थी, लेकिन उनकी इस उड़ान पर अब सवालिया निशान भी है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो जिसमें एक व्यक्ति हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है के संदर्भ में अवगत कराना है। कुछ व्यक्तियों द्वारा इसको जो विजुअली इम्प्रोवाइज्ड करके विजुअल इम्पैक्ट के सहारे जो प्रसारित किया जा रहा है। नन्हे मियां का दावा है कि वो आंधी में जमीन से 50 फीट ऊपर उड़ गए और कई फीट दूर जाकर खेत में गिरे। पुलिस दावा कर रही है वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। मित्रों, ये वीडियो आज देश भर में वायरल है, लोग इसे लेकर खूब चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम उस जगह पहुंची जहां यह हादसा हुआ। हमने उस व्यक्ति से बात की जिसने ये वीडियो बनाया है। गांव वाले नन्हे मियां की उड़ान पर क्या कह रहे हैं, आपको ये भी देखना चाहिए। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति का नाम है नन्हे मियां और नन्हे मियां बताया जा रहा है कि इसी इलाके में रहते हैं और यहाँ एक काम कर रहे थे, बारात घर का टिन शेड लगा रहे थे कि अचानक भीषण आंधी तूफान आ गया और वो हवा में उड़ गए। रेहान ये लड़का है जिसने ये वीडियो बनाया था। ये वीडियो लाइव ये चश्मदीद है, ये वीडियो बना रहा था जब हवा में नन्हे मियां उड़ते दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ था, कहाँ पे खड़े थे आप और कैसे ये हवा में उड़ते दिखाई दिए? मैं अपनी छत पे खड़ा था, तभी मैं उधर। छत कहाँ है, कौन सी छत है? वो है इससे पीछे वाली छत। ये इससे पीछे वाली छत है, इसके पीछे ये वीडियो है, देख सकते हैं, जिसमें ये रैयान आंधी तूफान का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था अपने छत पे खड़े होकर और अचानक देखिए अभी टिन शेड उड़ेगा और उसके साथ उड़ेंगे नन्हे मियां और नन्हे मियां गिर कर सीधे, देखिए ये देख सकते हैं आप, नन्हे मियां गिरे, यहीं गिरे थे। हाँ, इसी में गिरे थे, टीन से आगे। तो आपने क्या चिल्ला के लोगों को कहा? मैंने कि वो बचाओ खेत में गिर गए। अच्छा, तो आप फिर लोग दौड़े बचाने के लिए। और डीएनए में बाज का संदेश, अपनी इच्छाओं के काफिले पर लगाम लगाइए, क्योंकि इच्छाओं का काफिला जितना लंबा होगा संघर्ष भी उतना ही बढ़ेगा। इसलिए जीवन में समझदारी से खर्च करना सीखिए।